वेलकम बैक टू आर के कॉन्सेप्ट्स। आर के कॉन्सेप्ट्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, मैं क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी के सारे चैप्टर्स की एक सीरीज़ बना रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर। इसका मैंने पहला पार्ट आपको पोस्ट कर दिया था। आज हम उसी के आगे उसका सेकंड पार्ट, वीडियो सेकंड स्टार्ट करेंगे। चैप्टर हमारा वही है, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। उस वीडियो में मैंने आपको इनहेरिटेंस क्या होती है प्लस वेरिएशंस क्या होती है इनके बारे में समझा दिया था। अब हम आते हैं इस चैप्टर की, क्योंकि आप सेंट्रल आइडिया जाएंगे। इसकी सेंट्रल आइडिया इस चैप्टर का क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। ये कैसे होता है वह हम इस चैप्टर में जान रहे हैं। जेनेटिक्स का नाम आए और मेंडल का नाम ना आए ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसके जो जन्मदाता हैं, फाउंडर हैं, फादर हैं, वह ग्रेगर जॉन मेंडल ही हैं। सो ग्रेगर जॉन मेंडल इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। सबसे पहला कार्य इस क्षेत्र में, आनुवांशिकी के क्षेत्र में, कि कैसे ये कैरेक्टर्स का ट्रांसफ़र होता है, इसको जानने का जो प्रयास किया था वो ग्रेगर जॉन मेंडल ने ही किया था। और जो एक्सपेरिमेंट किए गए वो सबसे ज़्यादा मेंडल द्वारा ही किए गए। इसीलिए जो जनक हैं आनुवांशिकी के, जेनेटिक्स के, वे मेंडल ही कहलाते हैं। तो थोड़ा मेंडल के बारे में जान लेते हैं। तो मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए थे एक पौधे पर, और उस पौधे का नाम था मटर। तो उन्होंने गार्डन पी, जिसे हम मीठी मटर भी कहते हैं, दैट इज ऑल्सो नोन एज, इसका अगर हम साइंटिफिक नेम लिखें, एज यू नो, पाइसम सेटाइवम। पाइसम सेटाइवम। तो जो मेंडल का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था वो मटर का पौधा ही था। इस मटर के पौधे पर मेंडल ने लगभग 7 या 8, ये कन्फ्यूजन रहता है, तो मेंडल ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे दैट वाज डन फ्रॉम 1856 टू 1863। यह वह टाइम पीरियड था जिसमें मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जो लगभग 7 से 8 वर्षों का था। कई बुक्स में इसको 7 वर्षों का भी कहा जाता है और कुछ में 8 वर्षों का ही कहा जाता है। वो आपके ऊपर अब क्या समझते हैं। मैंने उसका पूरा टाइम टेबल बता दिया, टाइम पीरियड बता दिया। 1856 टू 1863 ये वो टाइम पीरियड था जिसमें मेंडल ने अपने जो प्रयोग किए वो मटर के पौधे पर किए। तो क्योंकि ये पहले एक पादरी थे और ये ब्रुन नाम का एक देश था, वहाँ पर पैदा हुए थे, तो इनके जो एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स थे वो एक एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, इनका एक पेपर निकलता था, उस पे एक्सपेरिमेंट्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन, ये एक पेपर पब्लिश हुआ था 1863 के बाद, क्योंकि जब तक इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए, और अप्रॉक्सिमेटली 1866 में ये पब्लिश हुआ था, जिसमें उन जो मेंडल ने कुछ लॉस बनाए थे वो पब्लिश हुए थे उनके इस पेपर में। लेकिन मेंडल के बारे में एक विशेष बात थी कि मेंडल जब तक जीवित रहे उनके नियमों को मान्यता नहीं मिली, अर्थात तब तक वे फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं कहलाते थे। उनके नियमों की रीडिस्कवरी 19वीं सेंचुरी की स्टार्टिंग में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर की थी, जो मेंडल के नियमों के रीडिस्कवरर कहलाते हैं। उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तब जाके उन्होंने प्रयास किया, उन तीनों वैज्ञानिकों ने, किसी तरह से कि ये इसका क्रेडिट अपने ऊपर ले लें। लेकिन जब ये बाद में देखा गया, इन नियमों को मेंडल पहले ही बता चुके थे, जो ये तीनों वैज्ञानिक मिलकर बताने का प्रयास कर रहे हैं। तब मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का तमगा खिताब हासिल हुआ मरने के बाद। जब तक वो जीवित रहे उनके नियमों को मान्यता नहीं मिल पाई थी। तो मेंडल ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो मोस्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट जो थे वो गार्डन पी, जिसे हम मीठी मटर भी कहते हैं, जो खाते हैं, पाइसम सेटाइवम, उस पर ही आधारित थे। और मेंडल, इसका कारण क्या था, क्योंकि जो मटर का पौधा उन्होंने यूज़ किया था वो प्योर ब्रीडिंग था। प्योर ब्रीडिंग, और प्योर ब्रीडिंग क्या होता है ये मैंने आपको टर्मिनोलॉजी वाली वीडियो में आपको अच्छे से बताया था। प्योर ब्रीडिंग, प्योर लाइन, तो इसका एक प्योर लाइन वर्ड और यूज़ किया जाता है। प्योर लाइन वर्ड का मीन्स ये होता है कि ऐसा एक कोई पौधा, ऐसा कोई ट्रेट या लक्षण जिसमें कई बार
कई पीढ़ियों तक स्वपरागण किया गया, तो कई बार जब कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक स्वपरागण किया जाता है तो उस ट्रेट में स्टेबिलिटी आ जाती है, फिर वो बहुत ज़्यादा विभिन्नता प्रदर्शित नहीं करता, तो उससे जो रिजल्ट प्राप्त होते हैं वो प्रत्याशित होते हैं, वो अप्रत्याशित रिजल्ट प्राप्त नहीं होते। इसीलिए मेंडल ने जो मटर के पौधे का यूज किया था उसका कारण मैंने बताया, एक तो प्योर ब्रीडिंग, प्योर लाइन था, क्योंकि कई सालों तक, कई पीढ़ियों तक उस पर सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके, स्वपरागण करके उसका जो ट्रेट थे वो स्थायी हो चुके थे, जिनमें और ज़्यादा विभिन्नता की गुंजाइश नहीं थी। तो मेंडल ने ऐसे कुल 7 कैरेक्टर्स तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मटर के उन्होंने 7 कैरेक्टर्स को चूज़ किया था, और वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे वो आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रेट्स क्या होते हैं, और एक टर्म, 2 टर्म और यूज होंगे इनके प्रत्येक कैरेक्टर के साथ, कि डोमिनेंट और रेसेसिव, अर्थात प्रभावी और अप्रभावी। तो ये अगर आप नहीं समझते हैं तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है, तो उसके लिए आप मेरे टर्मिनोलॉजी ऑफ जेनेटिक्स के जो वीडियोज़ हों उनको जाके देखें, तो उसको आपको बहुत ईजिली, बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। समझ में तो आपको अभी भी आएगा, लेकिन अगर आप वो वीडियोज़ एक बार देख लेंगे तो आपको यह बहुत अच्छे समझ में आएगा। और जिन्होंने देख रखे हैं फिर भी डाउट क्रिएट होता है, जाइए रिवाइज करिए वीडियो को, पूरी सीरीज़ वहाँ डली हुई है, रिवाइज करिए फिर समझिए इसको। तो कैरेक्टर कौन कौन से साथ यूज़ किए थे वे मेंडल ने, तो सबसे पहला कैरेक्टर जो यूज़ किया था उन्होंने, वो यूज़ किया था सीड शेप, यानी कि जो सीड होता है उसका कैसा शेप होगा। तो जैसा कि मैंने बता रखा है कि प्रत्येक एक कैरेक्टर के लिए 2 ट्रेट्स होते हैं, और ट्रेट्स के 2 फॉर्म्स होते हैं, डोमिनेंट एंड रेसेसिव। एक डोमिनेंट होता है जिसे हम प्रभावी भी कहते हैं, और एक रेसेसिव होता है जो अप्रभावी होता है। मीन्स जो फर्स्ट जनरेशन में F1 में अर्थात प्रोजेनी में अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता वो होता है रेसेसिव, और जो अपना पूर्ण प्रभाव दिखा देता है F1 जनरेशन में, दैट इज नोन एज डोमिनेंट ट्रेट। तो प्रत्येक एक जो कैरेक्टर यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मेंडल ने जो यूज़ किए थे उसके 2 रूप होंगे, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, प्रभावी या अप्रभावी। तो यहाँ पे ये इसका डोमिनेंट हो जाएगा, और यहाँ पर ये इसका मैं रेसेसिव लिख दूंगा, डोमिनेंट प्लस रेसेसिव। तो सीड शेप जो उन्होंने यूज़ किया था, तो उसका जो डोमिनेंट फॉर्म था वो था राउंड, और जो इसका रेसेसिव था वो था रिंकल्ड, मीन्स झुर्रीदार, गोल और झुर्रीदार। इमेज आपको मैं भी दिखा दूंगा, आप इमेज में भी देख सकते हैं कि सारे 7 कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो उनको वो पिक आपको शो होती रहेगी। तो गोल और झुर्रीदार मीन्स मटर का बीज एक गोल और झुर्रीदार, तो गोल डोमिनेंट होगा और झुर्रीदार जो होगा वो रेसेसिव होगा। दूसरा कैरेक्टर जो यूज़ किया था वो उन्होंने वो यूज़ किया था सीड कलर, मीन्स को सीड का कलर क्या हो। तो सीड का कलर जो उन्होंने यूज़ किया था उसमें भी काफ़ी डाउट्स रहे, कलर को लेकर डाउट्स हो जाते हैं, तो उसको डाउट आपको नहीं रखना है। तो उसका जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है राउंड येलो, और जो रेसेसिव होता है दैट इज नोन एज ग्रीन। तो ग्रीन कलर जो होता है वो रेसेसिव होता है, और जो येलो कलर होता है वह होता है। हम बात करें तीसरे कलर की, तीसरे कैरेक्टर की, तो तीसरा कैरेक्टर जो उन्होंने यूज़ किया था वो था फ्लावर कलर। मीन्स जो फ्लावर लगता है मटर के प्लांट पर उसका डोमिनेंट और रेसेसिव ट्रेट क्या है। तो डोमिनेंट इस फ्लावर कलर का जो था वो था वायलेट, मीन्स बैगनी, और जो रेसेसिव कलर था वो था वाइट। इसके बाद उन्होंने मटर की फली को लेकर भी कैरेक्टर यूज़ किए थे। तो पहला था पॉड शेप, पॉड मीन्स मटर की जो फली है उसको पॉड कहा जाता है। तो पॉड शेप में, तो मटर की फली आप जानते हैं फूली हुई डोमिनेंट होगी, और जो एक मुरझाई हुई होती है, सिकुड़ी हुई होती है, वो रेसेसिव हो जाएगी। तो पॉड में इन्फ्लेटेड, तो जो इन्फ्लेटेड ये डोमिनेंट कैरेक्टर है, और सिकुड़ी हुई कॉन्स्ट्रिक्टेड ये आपकी रेसेसिव कैरेक्टर हो जाएगी। इसी प्रकार पॉड कलर, मटर की फली का कलर भी देखा गया था। तो रेसेसिव डोमिनेंट कलर जो इसका होता है वो है ग्रीन, मीन्स हरा, और जो इसका रेसेसिव होता है, डोमिनेंट तो ग्रीन रहेगा और जो रेसेसिव कलर होगा वो येलो होगा। इसके बाद नेक्स्ट कलर जो नेक्स्ट ट्रेड जो यूज़ किया था कैरेक्टर वो था फ्लावर पोजीशन। फ्लावर, तो फ्लावर पोजीशन में 2 कंडीशंस होती हैं, या तो वो एक्सियल होगा या फिर वो टर्मिनल, मीन्स थोड़ा एक्सियल लगा होगा, ऊपर की तरफ होगा, और अगर वो टर्मिनल सीमांत लगा होगा देन इट इज़ टर्मिनल। तो जो डोमिनेंट होता है वो विल बी एक्सियल एंड
रेसेसिव विल बी टर्मिनल मीन्स सीमांत, और ये एक्सियल। और लास्ट और बट नॉट द लीस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जो यूज़ किया था वो था तने की लंबाई, जिसके एक्सपेरिमेंट्स सबसे ज़्यादा मेंडल ने परफॉर्म किए थे। स्टेम लेंथ मीन्स पौधे की तने की लंबाई, तो इसको मैं एग्जाम्पल में काफ़ी बार समझा चुका हूँ, कवर कर चुका हूँ, तो आप समझ ही गए होंगे। इसका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है टॉल लंबा, और दूसरा होगा बौना तना मीन्स डॉर्फ। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स यूज़ किए थे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो यही 7 कैरेक्टर्स क्यों यूज़ किए थे मैंने बता रखा है, बिकॉज दे आर प्योर लाइन्स और प्योर बिल्डिंग्स फॉर दिस पार्टिकुलर कैरेक्टर। और कोई भी जो कैरेक्टर हो, 7 कैरेक्टर जो यूज़ किए, प्रत्येक कैरेक्टर के 2 रूप होंगे, एक डोमिनेंट और रिसेसिव। डोमिनेंट वो होता है जो F1 पीढ़ी में मींस प्रोजीनी में अपना पूरा 100% प्रभाव दिखाता है, और जो 100% प्रभाव नहीं दिखा पाता वो होता है रिसेसिव कैरेक्टर। और इसके लिए मैंने कंडीशंस ही बताई थी, होमोजाइगस और रिसेसिव। तो ये होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस वो क्या होते हैं, तो वो भी आप समझेंगे, तब आपको और क्लियर हो पाएगा कि जो डोमिनेंट ट्रेट होता है ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन दोनों में एक्सप्रेस होता है। सिर्फ ट्रेट्स होते हैं ये होमोजाइगस कंडीशन में ही उत्पन्न होते हैं, और जो डोमिनेंट ट्रेट होता है ये दोनों में हो सकता है, होमोजाइगस में भी और हेट्रोजाइगस में भी। तो आज इस वीडियो में आपने ये जाना कि मेंडल ने अपनी एक्सपेरिमेंट्स के लिए क्या प्रयोग किया था, प्लस कौन कौन से कैरेक्टर प्रयोग किए थे और क्यों किए थे, और उनका जो कॉन्ट्रास्टिंग मीन को 7 युग्म विरोधी लक्षण कहा जाता है, 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स और ट्रेट्स, क्योंकि 7 और प्रत्येक लक्षण के 2 ट्रेट हैं, एक डोमिनेंट और रिसेसिव। तो बहुत एक्सपेरिमेंट्स के बाद, बहुत काफ़ी मेहनत के बाद मेंडल ने ये 7 लक्षणों का प्रयोग किया था, और इसी पर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए थे, जिसमें 1 जीन की वंशागति, 2 जीन की वंशागति या 3 जीन की वंशागति। आपके सिलेबस में 2 जीन की वंशागति है, या मीन्स 1 और 2 की है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को अब तो कर डालो भाइयों। थैंक यू।